करो, लिखिए भाई ले राउंड आउट्स आ जाओ 12 बजे कभी भी। अभी मैं तो प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, है ना। 3-4 डेज रहेंगे, उसमें आपको सिंगेज खत्म कर लेनी है। लिखिए पावर। पावर के बारे में मुझे लगता है आप सबको एक बेसिक आइडिया होगा। बताओ अभी पावर क्या होती है, वंशिका बताओ। वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। लिख लीजिए, डिफाइंड एज power is defined as work done per unit time, work done per unit time और rate of doing work। rate of work कुछ भी लिख लो, है ना। तो मोस्टली अगर आप पावर देखेंगे ना तो ये मशीन्स के लिए डिफाइन होती है। कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, अपनी पावर होती है ना। लेकिन जो हमारी मैकेनिकल मतलब वो डिवाइसेस होती हैं, कोई मशीन हो गई जैसे कार हो गई, है ना, उसकी पावर होती है। बाइक है उसकी पावर होती है। बल्ब है उसकी पावर रेटिंग होती है। तो जितने आपके इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, आयरन होती है उसकी पावर रेटिंग होती है। एलईडी की कितनी होती है? अरे देखो ना, एलईडी आती है 23 वॉट की, 17 वॉट की, 12 वॉट की। तो वो सब क्या होती है? उसकी पावर रेटिंग होती है। 23 वॉट का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में वो एलईडी कितनी पावर कंज्यूम करेगी? 23 जूल। खैर मैंने यूनिट आपको पता ही नहीं हो, मैंने एज्यूम कर लिया कि आपको यूनिट आती होगी। आती थी आपको यूनिट? अच्छा, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, है ना, जूल पर सेकेंड, इसको हम वॉट बोलते हैं। ठीक है, ये होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप जितनी भी डिवाइसेस देखेंगे जो भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, उसकी पक्का कोई ना कोई पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग मतलब जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ये मशीन 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है। तो आपके घर में आयरन होती है, आयरन की पावर रेटिंग पता है कितनी होती है? 1000 वॉट। मतलब ऐसी 50 एलईडी चलेगी जब आप एक आयरन यूज़ करोगे तो। ठीक है, तो मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग इसको? मशीन्स में एनर्जी का कंजम्पशन दिखाने के लिए, या कितनी कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है, कितनी एनर्जी कोई यूज़ कर रहा है। जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी तो यूनिट होती है किलोवाट आवर। बताया था ना आपको शुरुआत में, वो एक तरह एनर्जी की यूनिट होती है ना, कि 1 आवर में आप कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर का एक और फॉर्मूला बनेगा। वर्क डन क्या होता है बताइए? क्यों भाई? वर्क डन को मैं एफ डॉट एस लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे एस क्या है? एस होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पावर का एक और फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा बताइए? पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, या फिर पावर को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता था, उसको ना टाइम से डिवाइड कर दिया तो बस एस बाई टी की जगह क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो पावर कितनी होगी आपकी? एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, जैसा आपका वर्क डन पॉजिटिव होता था, है ना, उसी तरह से आपका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, वर्क डन जैसा आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता था, उसी तरह आपकी पावर भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बताइए पावर पॉजिटिव कब होगी? चलिए भाई सारे बच्चे बताइए, पावर पॉजिटिव कब होगी? ठीक है यार, इफ थीटा इज लेस देन 90, है ना, इस केस में हमारी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। आप सबको पता है cos 90 लेस देन, सॉरी हाँ, cos 90 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ऐसा कब होगा बताओ? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। अरे भाई वर्क का कॉन्सेप्ट भाई, आप किसी की एनर्जी को बढ़ा रहे हो तो योर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और आप किसी की एनर्जी को कम कर रहे हैं तो वर्क डन विल बी क्या? नेगेटिव। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। पावर की एक यूनिट होती है यार, इंपॉर्टेंट यूनिट है, HP। 746 वॉट, है ना, नोट कर लिए, यहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। 746 वॉट मतलब 746 जूल पर सेकेंड। इसको बोलते हैं
हॉर्स पावर, ठीक है। पूरी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरी ब्लॉक सिस्टम। चलो बताओ भाई, ये ब्लॉक वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये वेलोसिटी से, मतलब ये नीचे आ रहा है, ये आगे जा रहा है। इन दोनों पे टेंशन की पावर लिख के दिखाइए। व्हाट इज पावर ऑफ टेंशन? मतलब आपको सबकी पावर, जितने फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं ना, इस पे फाइंड पावर ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एंड फाइंड पावर ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। सब पे अलग अलग बताना यार, वही वर्क का कॉन्सेप्ट है यार। जैसे वर्क होता था वैसे हमारा क्या होता है, पावर होती है ना। तो जितने क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? फाइंड, हाँ फ्रिक्शन भी है भाई। फाइंड पावर ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी एंड पावर ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ठीक है। चलिए भाई, इस पे किसकी किसकी पावर है? फोर्सेस कौन कौन से इस पे बताइए यहाँ पे। क्यों यार, ये कितना है? mg, और ये कितना है? नॉर्मल एक्शन। ये कितना है? टेंशन। और ये कितना है? फ्रिक्शन। और वेलोसिटी कितना है? आगे है ना। तो नॉर्मल एक्शन की पावर कितनी होगी बताइए यार। जिसका वर्क डन 0 उसकी पावर, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक फालतू का क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि होता कुछ नहीं है। जैसे वर्क होता था उसमें डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई यार, टाइम से डिवाइड कर दिया आपने, पावर है ना। तो नॉर्मल एक्शन की पावर कितनी आएगी? 0। क्यों 0 आएगी? क्योंकि वेलोसिटी में और नॉर्मल एक्शन में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है। mg की पावर कितनी हो गई? ये भी 0 हो गई। टेंशन की पावर कितनी आएगी बताइए आप? नहीं, टेंशन की यार, t आगे लग रहा है, v आगे लग रहा है, टेंशन की पावर कितनी हो गई? tv cos 0 tv, है ना। और अगर हम फ्रिक्शन की पावर देखेंगे यहाँ पे, तो t किधर है? सॉरी, t नहीं, कौन सा फोर्स है भाई? फ्रिक्शन पीछे है, वेलोसिटी आगे, एंगल कितना है? 180। तो दिस इज -fv, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर पावर देखें तो कितनी आएगी? mg की पावर कितनी आएगी बताइए? पावर ऑफ mg, इसके मासेस तो लिखे नहीं मैंने कुछ यार। चलो इसको m1 लिख देते हैं, इसको m1 लिख देते हैं, इसको m2 लिख देते हैं, है ना। तो पावर ऑफ mg कितनी आएगी बताइए? फोर्स नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, और एंगल 0। दिस इज -m2gb। और टेंशन का कितना आएगा बताइए इस पर? पावर -tv। समझ गया आप? वही वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। चले भाई देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? ए ब्लॉक मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज ए कॉर्ड टाइड टू द ब्लॉक इज एंकर्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, और इस ब्लॉक को मैं कहाँ घुमा रहा हूँ? सर्कल में घुमा रहा हूँ। किसकी हेल्प से? जिनके क्वेश्चन हो गए वो अपना कॉन्टिन्यू रखें, उनको सुनने की जरूरत नहीं है ना। जो नहीं हुआ आप सुनते जाइएगा। पावर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक बाय द कॉर्ड। भाई किसी बच्चे को डाउट है तो देख लें, ये जो कॉर्ड का फोर्स आएगा वो कितना होगा इस पे? क्यों भाई? वो टेंशन होगा। और आप सबको पता है कि इन सर्कुलर मोशन किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होती है। किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज अलॉन्ग टेंजेंट। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? एंगल इज 90 डिग्री। पावर का फॉर्मूला होता है FV cos थीटा। तो टेंशन इंटू V इंटू कॉस 90, दिस इज 0। और वैसे भी आपको पता है जो टेंशन होगा क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्डन 0 होता है, तो उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
व्हाट इज पावर ऑफ इंजन? एक इंजन है ना, और वो क्या कर रहा है, वो इंजन कहीं से नीचे से वो कोल को लिफ्ट कर रहा है ना। यहां पे आपने एक मोटर लगा रखी होगी, और इस मोटर से आप कोल को क्या कर रहे हो, ऊपर लिफ्ट कर रहे हो, विच कैन लिफ्ट 20 मेट्रिक टन ऑफ कोल। इतना कोल आपने लिफ्ट किया है इन 1 आवर। इन 1 आवर, 1 आवर में आपने 20 मेट्रिक टन कोल को लिफ्ट कर लिया है फ्रॉम ए वेल ऑफ 20 मीटर डेप्थ। ये 20 मीटर की डेप्थ है, और यहां से आपने इस कोल को लिफ्ट कर लिया। तो क्या किया भाई आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि जो जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी किसकी, कोल की, तो कोल की पोटेंशियल एनर्जी को कौन बढ़ाएगा, क्यों, कोल की पोटेंशियल एनर्जी को कौन बढ़ाएगा, इंजन। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई इसकी, mgh, इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो ये आपकी पावर आ जाएगी। तो m कितना था यहाँ पे, 1 मेट्रिक टन इज 1000, तो दिस इज 20,000 इंटू जी। भाई प्लीज बातें नहीं आप लोग, h कितना है 20, टाइम कितना 1 आवर, 60 इंटू 60, तो दिस इज 1.1 इंटू 10⁻³ वॉट। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मोटर है मेरे पास, मोटर की पावर गिवन है कितनी, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मोटर पंप्स आउट वाटर फ्रॉम ए वेल 10 मीटर डीप। ये 10 मीटर डेप्थ पे एक वेल है, वहां से ये वाटर को लिफ्ट कर रहा है मोटर की हेल्प से। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप्ड आउट पर सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में ये कितना वाटर वहां से निकालेगा, कहां से, वेल के अंदर से। तो आप बताइए, आप इसको नोट ही कर लो यार, जो मोटर पंप होता है, सारे बच्चे एक बात करते हैं ध्यान से, मोटर पंप की जो पावर होती है ना वो कितनी होगी बताइए आप। अरे भाई मोटर पंप लगा के आप किसी चीज़ को लिफ्ट करते हो ना, तो अगर आपने उसको किसी चीज़ को h हाइट तक लिफ्ट किया है तो कितना वर्क किया आपने, mgh। टाइम आपको गिवन होगा, पावर कितनी हो जाएगी बताइए आप, ये नोट कर लो यार, हर बार आपको ये करना है, ठीक है। और इसमें एक केस और बनता है, पता है कौन सा केस बनता है, जो एक तो इसने उठाया, अब सुनते नहीं यार तुम लोग थ्योरी मिस करते हो, फिर पूछते रहते हो सर क्या हुआ। दूसरा केस क्या बनेगा कि सोचो इसने पानी, जैसे ट्यूबवेल नहीं होता है, ट्यूबवेल क्या करता है, ट्यूबवेल पहले तो पानी को उठाता है और फिर पानी को फेंकता भी है, तो उसमें पावर ज़्यादा होगी। क्यों, पहले तो तुमने उसको उठाया, तुमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, और उसके बाद तुमने उसको क्या इम्पार्ट किया, काइनेटिक एनर्जी भी दे दी आपने। तो जो ट्यूबवेल होता है उसकी पावर अगर आपको निकालनी हो, ऐसा कुछ में लिखा हो कि आपने पहले एक वेल से पानी निकाला, ठीक है भाई, और उसके बाद आपने उसको v वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा बताओ, वर्क डन कितना होगा। तुमने पहले तो mgh वर्क किया, है ना, फिर आपने उसको वेलोसिटी भी दे दी, तो आपने हाफ m² भी तो दिया उसको ना। तो ये वर्क कौन करेगा, सारा मोटर ही तो वर्क करेगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, फिर उसको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, फिर उसको टाइम से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो मोटर पंप में एक फॉर्मूला तो ये होता है mgh/t, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपने पानी को उठा के फेंकना भी है तो जो आपकी पावर होगी वो कितनी होगी, इसको नोट कर लीजिए, पावर ऑफ मोटर पंप। तो यहां से उठाने की बात चल रही थी, बात समझ आ रही है, पावर गिवन है, हाइट गिवन है, क्या पूछ रहा आपसे, 1 सेकेंड में कितना ये वाटर लिफ्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, पहला फॉर्मूला चलेगा ना यार, पावर इज mgh/t, कितनी पावर 1। अच्छा किलो का समझते हो तुम लोग, कोई मुझसे दिन किलो पूछ रहा था, किलो वॉट और के में डिफरेंस कौन पूछ रहा था। ये जो के लगा होता है क्या होता है, 1000, ये कांस्टेंट नहीं होता भाई। ध्यान दें, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था सर एक कांस्टेंट है क्या, के क्या होता है, किलोवाट। देखो अच्छा एक चीज देख लिया आप, के क्या होता है, किलोवाट। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मिली। अगर कहीं स्मॉल m लिखा हुआ है मिली एम्पियर, तो ये क्या होता है
10 पावर -3 होता है। अगर के m लिखा हुआ है तो मेगा होता है। मेगा का मतलब कितना होता है 10 पावर 6, मिली का मतलब और किलो का मतलब 10 पावर 3। ठीक है, अरे किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है इसमें से मैंने बता दिया आपको। हाँ, इससे मैं इसका आंसर निकाल दूँ पहले। पावर कितनी है 1000 इज mgh, m निकालना है, g 10 हो गया, h कितना है यहाँ पे 10 और टाइम कितना है 1, तो m कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए 10 kg। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन देखिए आप लोग। हाँ, पावर नेगेटिव आ सकती, क्यों नहीं, डिपेंड करता है। अगर आंसर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो क्या क्या सही रहेगा मेरे लिए आंसर देना। अगर एक्चुअली कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है और ऑप्शन हमारे पास दो हैं, कौन से, पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो कौन सा लगाएंगे हम, नेगेटिव लगाएंगे। अगर मैं कुछ लिखना है आंसर, पॉजिटिव भी लिख सकते हो नेगेटिव भी, बट यू हैव टू स्पेसिफाई, है ना। देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली मैथ्स का हो गया, परसेंटेज का, और कुछ नहीं है। ए लार्ज फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। कितनी पावर चाहिए, मतलब किसी घर में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कितनी है, वो 8 किलोवाट की आपको एनर्जी चाहिए। और कहाँ से आप एनर्जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है ना, और जिस पर एनर्जी गिर रही है वो कितनी गिर रही है बताइए, क्यों भाई 200 वाट किस पे, पर मीटर स्क्वायर पे। और आपको पता है सोलर सेल में सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है, ऐसा नहीं जितनी सन की एनर्जी सारी कन्वर्ट होगी, लॉस हो जाती है। कितनी लॉस हो गई, लॉस छोड़ो, कन्वर्ट कितनी हुई, 20% कन्वर्ट हुई, हीट की फॉर्म में लॉस होता है। कितनी कन्वर्ट हुई इसमें से, 20% कन्वर्ट हुई है। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट। इसकी एफिशिएंसी कितनी है यार, 20%। समझ गए कि जितनी एनर्जी आ रही है उसका 20% ही किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यार आपको घर में 8 किलोवाट एनर्जी चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आपको कितने बड़े एरिया में सोलर पैनल को लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या किया बताओ भाई मुझे, कैसे सॉल्व किया। एज्यूम कर लेते हैं एरिया ए है जो मैं निकालना है, ठीक है। तो बताइए कितनी एनर्जी गिरेगी इस पर भाई, सारे बच्चे बताएं मुझे यार। एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिर रही है, 200 वाट गिर रही है ना, किस पे, 1 मीटर स्क्वायर पे। तो मैंने एरिया ए ले लिया, तो कितनी एनर्जी गिरेगी 200 ए। तो जो एनर्जी आएगी पर सेकंड है ना, जो एनर्जी पर सेकंड आएगी, या जिसको हम पावर भी बोल सकते हो, कितनी आएगी बताइए, बताओ भाई। क्लियर सभी को, अंश क्लियर है या। 200 वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर पे 200 वाट एनर्जी गिर रही है पर सेकंड, 200 जूल। तो एरिया पे कितने गिरेगी, 200 है, क्लियर। अब एफिशिएंसी कितनी बताइए, 20% एफिशिएंसी है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी बताइए, आप गेस करिए यार। इसका 20% निकाल देते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी उसने बोल रखा है कि वो 20% होगी। तो आप 200 ए का जब आप 20% निकालेंगे कितना है भाई, 40 ए बोलो पूरा, 40 ए। इतनी एनर्जी मुझे मिल रही है ना। और एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ये 8 किलोवाट होनी चाहिए, मतलब 8000। भाई एक सेकंड की तो बात चल रही है, एक सेकंड में इतनी एनर्जी आई, उसमें से कितनी कन्वर्ट हुई, 20% कन्वर्ट हुई, तो एक सेकंड में इतनी एनर्जी आपको मिलेगी 40 है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 8 किलोवाट मतलब 1000, ठीक है। तो मैं बोला ना ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स तो उसमें लग ही नहीं रही है। तो 40 ए एनर्जी मुझे मिलेगी अगर मेरी छत पे सोलर पैनल का एरिया कितना है, ए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना, 8000। तो यहाँ से ए आ जाएगा कितना, 20 मीटर स्क्वायर, मतलब 4/5 मीटर में अगर आप लगाओगे तो आपका काम, हाँ अच्छा 200 है तो बहुत ज़्यादा हो गया, तब तो आप पूरा खेत चाहिए 200 मीटर स्क्वायर,
मतलब 10 मीटर लंबाई और 20 मीटर क्या लगभग उसकी लेंथ और विड्थ 10/20 चाहिए। क्लियर? तो फिजिक्स नहीं लगती यार, नॉर्मली बस मैथ्स का क्वेश्चन था। इतनी एनर्जी गिरी है ना, उसमें से इतनी कन्वर्ट हुई, उसको हमें 8000 के इक्वल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, MKS चलेगा सब। हाँ नोट करो भाई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। एन एलिवेटर ऑफ टोटल मास 1800 kg। ठीक है, एलिवेटर का मास कितना गिवन है? 1800 kg इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एलिवेटर की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जा रही है और इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? एक इसका वेट है कितना? 1800 × 10, दिस इज वेट। और साथ में इस पर वॉल से साइड में फ्रिक्शन भी आ रहा है नीचे की तरफ, है ना। और फ्रिक्शन कितना आ रहा है इस पर? 4000 न्यूटन फ्रिक्शन आ रहा है। क्लियर? तो ये दोनों उसको क्या कर रहे हैं? नेगेटिव पावर दे रहे हैं, उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। नहीं, ग्रेविटी बोला है चलो नीचे चलो, फ्रिक्शन बोला है नीचे चलो, दोनों मिलकर उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन तुमने उसको मेंटेन कर रखा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी मेंटेन है ना, कितनी है? तो ये बताओ यार, अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या उस पर नेट वर्क हो रहा है? सारे बच्चे मुझे बताएं कि किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा ना, तो क्या उस पर कोई पावर आ रही नहीं आ रही है? तो जितना तुम वर्क कर रहे हो वो बस उसको मेंटेन करने में जा रहा है। किसको मेंटेन करने जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन करने में, और जो फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है उसमें आपका वर्क जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें फ्रिक्शन की पावर निकालते हैं। पावर ऑफ फ्रिक्शन कितनी आएगी बताइए भाई, सारे बच्चे बताएं मुझे। अरे फॉर्मूला क्या होता है? FV cos थीटा होता है यार। फोर्स क्या है फ्रिक्शन का? नीचे, वेलोसिटी ऊपर है 2, और एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। सबको पता है cos 180 - 1 होता है, कितना जाएगा बताओ? क्लियर? दिस इज पावर ऑफ फ्रिक्शन। चलो, ग्रेविटी की पावर कितनी है यहाँ पे बताओगे आप मुझे? यार वेट कितना है? 18000। पावर कुछ नहीं यार, वर्क नहीं है 1 सेकंड का, समझ रहे हो? कुछ आपको अलग से कोई टॉपिक नहीं समझना है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं? 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, बस खत्म। तो ऐसे आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नया नहीं पढ़ा है। इनटू कितना? cos 180 कितना आ गया? क्यों भाई? -36,000। चेक करते रहना, ये ग्रेविटी का गया है ना। दोनों की मिला के कितनी आ गई पावर बताइए? पावर ऑफ फ्रिक्शन प्लस पावर ऑफ ग्रेविटी कितनी आ गई? -44,000 आ गई। तुम्हें जाके क्या करना है इन दोनों को? क्यों भाई? तुम्हें जाके इन दोनों को काउंटर बैलेंस करना है। ये सबको समझ में आ रहा है क्यों काउंटर बैलेंस करना है? क्योंकि उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो अगर किसी बॉडी पे वर्क नहीं हो रहा है तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क, नेट वर्क डन तो जीरो हो गया, तो नेट पावर भी कितनी होगी? नेट पावर भी जीरो हो गया यार, उस पर कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, उस पर कोई पावर ही नहीं है, समझे? तो जितनी इनकी पावर निगेटिव आ रही है उतनी आपकी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो आपकी पावर कितनी आ गई बताइए? जो बंदा इसको उठा रहा है, एक्सटर्नल बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसकी पावर कितनी आएगी? उसकी पावर आ जाएगी 44,000। आंसर में किस में देना है? हॉर्स पावर में देना है। तो मैं अपनी पावर को क्या करूँगा? मैं 746 से डिवाइड कर दूंगा, और शायद आंसर कितना आ रहा है? 58.9। चलो मैं लिख देता हूँ 58.98 HP हॉर्स पावर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा 7th है। उसके बाद मैं आपको 2-4 और क्वेश्चन कराता हूँ। फिर पहले आप 7 बताइए कैसे हुआ। चलिए छोटा पॉइंट लिखे पावर ऑफ ग्रेविटी। छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब कोई बहुत वैसे हेडिंग मत लिखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करके, है ना। कॉन्सेप्ट 1 लेकिन पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। पावर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो बताओ भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं
कि एक प्रोजेक्टाइल में, आई डोंट नो आंसर दो मुझे, ठीक है, जो ग्रेविटी है उसकी पावर कितनी होगी, मतलब कहाँ पे निगेटिव होगी, कहाँ पे जीरो होगी, कहाँ पे पॉजिटिव होगी। भाई अगर किसी का वर्क निगेटिव होता है तो उसकी पावर भी निगेटिव होती है यार। तो ये क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है। हाँ बेटा, ऊपर चढ़ते समय तो ग्रेविटी आपकी स्पीड को कम कर रहा है ना। नेगेटिव होगी, नीचे आते हुए पॉजिटिव होगी और ग्राउंड पे जीरो होगी। गिरने के बाद तो खत्म ही हुआ, जब तक हवा में तब तक बात करो। नेगेटिव, अच्छा चलो एक काम करो, अभी टॉप पॉइंट की बात आप सही बोले उसका। अभी जब ये राइज कर रहा है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी की पावर क्या होगी तो सबने नेगेटिव बोला, इस बात को कैसे समझाओगे? ऊपर जाते समय आधे रास्ते में ग्रेविटी की पावर नेगेटिव है, इस बात को आप कैसे समझाएंगे? और ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और ग्रेविटी भी नीचे है। अब दो बातें मिक्स मत करो। चलो अच्छा, ग्रेविटी नीचे है, हाँ ये ज़्यादा सही बोला इन्होंने। सर ऊपर जाते हुए हमारा वाई एक्सिस की वेलोसिटी कम हो रही है। नहीं भाई इधर देखो, एक लाइन में एक्सप्रेशन हो जाए, है ना, ये mg हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, तो एंगल कितना है बताओ? ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। आपको बोलना ही चाहिए, पता क्या है, आपको बोलना चाहिए भाई ऊपर जाते समय उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। नहीं, स्पीड कौन कम कर रहा है? अरे ग्रेविटी तो स्पीड को कम करता है भाई, नीचे खींचता है। तो या तो आप बोल दो कि स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम होने का क्या मतलब है कि वर्क डन नेगेटिव है। किसका? तभी तो स्पीड कम हो रही है आपकी, ग्रेविटी तुमको नीचे पकड़ खींच रही ना, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव हुआ, आपकी स्पीड कम हो रही है, इसलिए उसकी पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। या तो आप ऐसे बोल दें, और या फिर आप बोल दो कि भाई ये देखो, ये mg है और ये v है, तो एंगल कितना बन गया? मोर देन 90, और थीटा मोर देन 90 होता है, तो भाई पावर क्या आएगी यहाँ पे? पावर आएगी mg इंटू वी इंटू क्या? कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, इसलिए जो आपकी पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पावर नेगेटिव हो जाएगी। टॉप मोस्ट पे क्या होगा समझ गए आप लोग? ये वेलोसिटी और ये mg, और एंगल कितना हो गया? 90, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पावर इज 0, एंड ड्यूरिंग डिसेंट, उतरते समय पॉजिटिव है ना। कैसे? एक्यूट एंगल बन गया। और यार जब भी एक्यूट एंगल बनता है तो फोर्स वेलोसिटी को हमेशा क्या करता है? बढ़ा रहा होता है। अब इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। और जब भी एंगल क्या बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल बनने में होता पता है क्या है? जब भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो आपका कंपोनेंट उसके पीछे आ जाएगा। किधर? क्या बॉडी ऐसे जा रही है ना, सारे बच्चे इधर देखें, बॉडी इधर मूव कर रही है, आपने फोर्स ऐसे लगा दिया, एंगल ऑब्ट्यूज बन गया। क्या ऑब्ट्यूज एंगल बनने में? फोर्स पीछे आ गया, तो बॉडी को क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा यार। अगर बॉडी ऐसे जा रही है और आपने फोर्स एक्यूट एंगल पे लगा दिया तो क्या होगा? जो तुम्हारा कंपोनेंट आएगा तुम्हारी स्पीड को क्या करेगा? धक्का मारेगा, बढ़ाएगा, है ना। तो कैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पावर यहाँ पे क्या हो गई? कैसी हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, हाँ डिसेंट के टाइम, तो एसेंट के टाइम हो गया, तो डिसेंट के टाइम पे पावर कितनी हो गई? mg v cos थीटा, और cos थीटा हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो भाई पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? पॉजिटिव। mg v cos थीटा, सॉरी, मतलब पॉजिटिव लिख लो यार, पावर इज पॉजिटिव। अच्छा अब मुझे बताओ सबसे मतलब मिनिमम पावर कहाँ पे होगी? हाँ मिनिमम पावर, मैक्सिमम बताओ। यहाँ पे पावर मिनिमम होगी, मतलब कैसे मिनिमम होगी? तो कॉस थीटा होता है ना यार, यहाँ पे जो mg और v का जो एंगल बनेगा, अब ये मैथमेटिकल पॉइंट है, ये mg आएगा और ये कितना आएगा? v आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा एंगल बड़ा बन रहा है, मोर टुवर्ड्स 180। अब ये मैथ्स वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए, मेडिकल वालों को पता होना चाहिए कि एंगल जितना 180 की तरफ होता है उसकी कॉस की वैल्यू उतनी निगेटिव होती है ना यार। कॉस 180 क्या होता है? सबसे कम होता है, कितना? -1। तो यहाँ पे आपकी पावर क्या है?
एट दिस पॉइंट पावर इज मिनिमम, समझ रहे हो? और पावर कहाँ पे 0 हो गई? यहाँ पे पावर 0 हो गई और यहाँ पे पावर क्या हो गई? मैक्स ऑफ पावर। अब इसमें आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका ग्राफ बना के लाओगे। किसका? पावर का टाइम के साथ ग्राफ लिखिए। ड्रॉ पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। जगह छोड़ देना, सारे बच्चे सोच के आएंगे, ठीक है? किसका? पावर और टाइम का ग्राफ। फिर लिखिए ड्रॉ पावर वर्सेस एक्स। एक्स क्या होता है यहाँ पे? अरे ये अगर जब ऐसे चलेगा ना, ऐसे उड़ता हुआ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो आपका पावर का ग्राफ बनाना है किसके साथ? एक्स के साथ। तीसरा पॉइंट लिखिए, जगह छोड़ते जाना बीच बीच में, नोट्स में ही प्रॉपर। ड्रॉ पावर वर्सेस वाई ग्राफ। वाई, वाई मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट। समझ गए? ये 3 क्वेश्चन होगा आपके लिए प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन। हाँ, प्रोजेक्टाइल में पावर का किसके साथ ग्राफ? टाइम के साथ और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है? इसको आप जगह छोड़ दिए, इसको करके लाएंगे पावर का। नहीं अभी नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या? क्वेश्चन ही है, अभी छोड़ रहे हैं बस। जॉब लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये इसका कोई आपसे गलत नहीं देगा यार। निखिल यार, क्लास मुझे आज भी कटी थी यार। आज थोड़ा मेरी तबीयत ना दोपहर में कुछ ज़्यादा डाउन हो रही थी। कल मैं पक्का करूँगा क्लास, हर हाल में 200% पक्का। चलो देखो, लिखिए आप, लिखिए। एक ब्लॉक है ना, इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है। लिखिए पावर ऑफ ए फोर्स इज, एक फोर्स लगाओगे तो आप क्या करोगे भाई? उसको स्पीड दोगे, कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? पावर ऑफ ए फोर्स इज P। पावर ऑफ ए फोर्स इज P। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर टाइम T। अब सोचो, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिशन में, तुमने एक फोर्स अप्लाई किया है, उसकी पावर कितनी है? फोर्स की पावर गिवन है कितनी? P। और तुम ब्लॉक को क्या कर रहे हो? या धक्का मार रहे हो, तो उसकी स्पीड क्या करेगी? बढ़ेगी ना। तो आपसे स्पीड पूछी जा रही है आफ्टर टाइम T। हाँ, सर cos थीटा की वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, फोर्स की वेलोसिटी गिर जाएगी 180 डिग्री। हमें फोर्स तो गिवन ही नहीं है। क्या गिवन है? 0 डिग्री है सर, T²/12। हाँ, √TPT/m, ये आंसर सही है। अरे इतना मुश्किल नहीं भाई, एक लाइन का है। सोचो आप, कॉन्सेप्ट ही सोचो ना, कॉन्सेप्ट ही सोचो। फॉर्म नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना यार, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप बेसिक पे जाओ। पावर क्या करेगा? अरे पावर लगाओगे यार, वर्क डन होगा। वर्क डन कहाँ जाएगा? किसी बॉडी पे वर्क करोगे तो कहाँ जाएगा? वो कार्डिकली में जाएगा ना। खत्म क्वेश्चन। पावर इनटू टाइम, ये क्या है? वर्क डन हो गया ना भाई। पावर आपको पता है, आपने T टाइम तक धक्का मारा और ये कहाँ गया पावर? वर्क डन। अरे तुम लोग ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व? हाथ में इसको है। तो V कितना आ गया? √2PT/m। खत्म।
क्लियर? अब यार इसमें एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लेना पहले, क्योंकि क्वेश्चन सभी को मिलेगा, सबको डाउट आएगा, और ये 2-4 साल में किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए आप। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है बट है बहुत ईजी। लिखिए, पावर ऑफ ए फोर्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पी। आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, समझे? आधा सॉल्यूशन तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा आपने? पावर ऑफ ए फोर्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पी। इक्वल टू पी या हाँ, पी पावर इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पी, ठीक है? कैलकुलेट, ये कैलकुलेट नहीं है, फाइंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या फिर कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, कि उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बुक में, हर बुकलेट में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो भाई सारे बच्चे मुझे आंसर दें कि इसमें क्या होगा। सोच लो पहले 2 मिनट, फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड करो। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? क्या किया मैंने? पावर क्या है? कांस्टेंट है और किस में वेरिएशन पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा उस बॉडी पे मैंने कांस्टेंट पावर लगाई तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। आधा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पता है? आधा आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं करना है, इसके आगे सोचना है कि होगा क्या। सोचिए। अच्छा एक बात दोबारा, मैंने आपको क्या बोला? वेलोसिटी आ चुकी है, सबको क्लियर ना? कैसे ही वेलोसिटी, पावर इनटू टाइम, दिस इज वर्क डन, और ये वर्क डन कहाँ गया? हाफ एम स्क्वायर में गया, यहाँ से मैंने इसकी वी निकाल दी। क्लियर? ये आंसर आ चुका है। मैं पूछ रहा हूँ किसका वेरिएशन, किसके साथ? हाँ, आप सारे बच्चे मुझे बारी बारी से बताएं जिसको जो समझ में आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी को आपने बोला क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर √2p/m/t बचेगा, t रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि t स्क्वायर हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू। अब यहाँ थोड़ी गलती है, और बाकी अभी मैं बता रहा हूँ क्या गलती, बाकी कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? हाँ, एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। कैसे भाई? सर हमने v को x/t से रिप्लेस कर दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दिया, v को दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई किया। तो आप भी कह रहे हो कि v को हम x/t लिख दें, यही कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, अभी इसमें मैं कह रहा बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सर इसमें से काइनेटिक एनर्जी में लिखा है, अगर हम लोग नहीं बेटा, इसी के आगे सोचना है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नहीं, ये यहाँ पे क्या गलती हो रही है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ x/t मत लिखो, x/t मत लिखो? कौन बताएगा? अनुभव बताओ। ये लोग बोल रहे हैं कि सर वेलोसिटी को लिख दो x/t, t को उधर मल्टीप्लाई कर दो और बस हमारा रिजल्ट आ गया, है ना? हाँ देखो, तो सही बोला तुमने। क्या बोला कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़े ना है, ये फॉर्मूला कब चलता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इतने सारे क्वेश्चन काइनेटिक्स में कराए आप लोगों को, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ क्या है? वेरिएबल है ना यार। तो क्या है हमारा फॉर्मूला वैलिड होता है? वैलिडिटी खत्म हो गई ना इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला कब तक वैलिड होता है? ये तभी तक वैलिड होता है जब तक आपकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? तो अभी काइनेटिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब बताओ क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा क्या? dx/dt। समझ गए? तो अब वेलोसिटी को dx/dt लिख लो। रिजल्ट समझ में आ गया? और अब मैं इसको dx/dt लिख दूंगा और मैं आपसे फिर पूछूंगा, अब बताओ मुझे कि भाई x टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है। चलो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? गगन बताओ अगला स्टेप क्या होगा? ये लिख लिया मैंने, है ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x मुझे t के साथ निकालना है, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? कौन कौन वेरिएबल है यहाँ पे?
एक्स और टाइम। तो इंटीग्रेशन में हम एक्स को एक तरफ ले आएंगे और टाइम को, बातें याद आ रही? बहुत पहले से बोला करता था मैं कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डी टी और टी एक तरफ जाएगा और डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म जो है उनको कहीं भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा बताओ? मैं इस डी टी को यहाँ ले जाऊँगा, किधर? तो उससे होगा क्या बताओ? डी टी और रूट टी एक साइड में आ जाएंगे और जो अंडर रूट 2 पी बाई एम है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो देखिए मैं लिखूंगा डी एक्स इज इक्वल टू क्या, बताइए आप क्या लिखूंगा मैं? रूट 2 पी टी बाई एम डी टी। सबको समझ में आ रहा है? अब सब बातें को समझ आनी चाहिए यार कि इंटीग्रेशन का यही तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, उसमें वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं। अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या बताओ? अंडर रूट 2 पी बाई एम कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है? बाहर आ जाता है। जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में, जैसे 2x लिखा है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो अब लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, बताओ लिमिट क्या लगेगी? यार शुरू में आप 0 पे थे ना, बाद में आप x पे पहुँच गए, है ना? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम शुरू में 0 था, बाद में आपका टाइम कितना हो गया? t। dx का इंटीग्रेशन सबको याद होना चाहिए x होता है ना? तो dx का इंटीग्रेशन हमारा कितना हो गया? जो dx का इंटीग्रेशन आएगा दैट्स इक्वल टू x, ठीक है? और लिमिट क्या आएगी इसकी बताइए? 0 टू x आएगी लिमिट। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? रूट 2 पी बाई एम कॉन्स्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा बताइए आप? रूट टी डी टी, लिमिट लगेगी 0 से t, है ना? क्लियर? तो यह क्या आएगा बताइए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0, दिस इज रूट टी पाई बाई एम। इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? बेटा इंटीग्रेशन याद कर लो आप लोग, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो आएगा इंटीग्रेशन। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू t। तो ये x आ गया और ये कितना आ गया? ये आ गया रूट 2 पी बाई एम और ये कितना आएगा? t पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 टू t, है ना? तो x इज इक्वल टू रूट 2 पी बाई एम। ये 2 पर चला जाएगा ना यार, क्यों? तो 2/3 आ जाएगा और t की पावर कितना? और 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा आंसर, समझे? तो यहाँ से ये x का एक्सप्रेशन आ गया, जो भी है देख लेना, मतलब याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपका देखना है। हाँ, और x किसके प्रोपोर्शन आ रहा है? 3/2। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी पूरा एक्सप्रेशन भी पूछ लेता है। बात समझ आएगा आपको? ठीक है? हाँ हाँ लिख सकते हो, ठीक का रूट टी। कोई इसका एक्सप्रेशन बताएगा मुझे कितना आएगा? क्यों? अगर इसी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन पूछ लेता तो आप आंसर दे सकते थे। मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछता इसी क्वेश्चन में, मैं पूछा एक्सेलेरेशन। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो इधर देख लो, मैं साइड में लिख देता हूँ कि अगर आपसे इस क्वेश्चन में वो क्या पूछता, एक्सेलेरेशन पूछता, तो आपका आंसर क्या होता बताओ आप? v कितना आया था? रूट पी टी बाई एम आया था। कितना आया था v? एक बार देख लीजिए आप लोग, क्लास वर्क करते हैं यार। v की वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट 2 पी टी बाई एम। तो एक्सेलेरेशन कैसा निकलता है? अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारते हैं तो आपको एक्सेलेरेशन मिलता है ना। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे बोलो? रूट 2 पी बाई एम कांस्टेंट है ना। तो क्या था ये? d बाई डी टी ऑफ रूट टी। लिख लेना आप इसको। तो रूट 2 पी बाई एम कांस्टेंट हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ यार? फिजिक्स में एक ही तो फॉर्मूला चलता है, वो भी आप लोग याद नहीं करते हो। क्या होता है? ये तो फॉर्मूला होता है। पावर कितनी? हाफ है, तो हाफ टी की पावर कितना? हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ। कितना आ गया भाई? ये मुझे लग रहा है ये अंडर रूट पी बाई 2m आ जाएगा शायद। ये 2 जाएगा अंदर, कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो दिस इज यार दिख रही ना, पी बाई 2m
ठीक है, और ये कितना बचेगा आपका, 1/√t। ये नीचे कितना जाएगा 1/√t। तो ये आपका एक्सेशन आ गया। तो एक्सेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया बताओ, इनवर्स के प्रोपोर्शनल। तो मेरे साथ ही आगे समझे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। चलिए नोट कर लीजिए। पावर के अभी क्वेश्चन और हैं 2-4 अच्छे क्वेश्चन। पावर टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। 15-20 मिनट में आपको और कराऊंगा टर्न पे। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए यार, प्रॉब्लम्स वर्क एनर्जी में बहुत हैं और प्रॉब्लम्स कराने की टीचर की लिमिट होती है, आपको पता है ना। वरना अगर मैं कराने बैठ जाऊँ तो प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होने की, इसलिए प्रॉब्लम्स अपने आप करो और आके डिस्कस करो, ठीक है। हाँ, कौन सा सबसे लास्ट ये, हाँ तो P/2m हो गया बड़ा, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये 2/4 हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए